प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि नागार्जुन की जो कविता पढ़ रहे हैं उसका भाग 7 पढ़ेंगे और ये उनकी कवि नागार्जुन की कविता का लास्ट भाग है। यहाँ पर जो कविता है बादल को घिरते देखा है। शीर्षक क्या है कविता का? बादल को घिरते देखा है। यानी कवि ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है, हिमालय पर्वत की यात्रा की है और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय पर्वत बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर है, पर्वत चोटियां हैं जो बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से ढकी हुई है और कई झीलें वहां पर है, झरने हैं, पहाड़ है। लेखक कवि ने जब प्रत्यक्ष में इन्हें देखा और प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन यथार्थ में किया है। अब देखते हैं, इसमें हमने पढ़ा है अभी तक कि हिमालय पर्वत पर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो बर्फ से ढकी हुई है, जब ओस की बूंदों के रूप में गिरती है, पानी की बूंदें गिरती है और जो मानसरोवर झील है वहाँ पर सबसे बड़ी झील, वहाँ जब वही पानी की बूंदें या ओस की बूंदें गिरती है कमल के पत्तों पर, यानी मानसरोवर झील में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं और उन कमल के पत्तों पर जब ओस की बूंदें गिरती है, पानी की बूंदें गिरती है तो मोती जैसी दिखाई देती है। ये प्रकृति का कोमल रूप है और कवि ने हिमालय पर्वत पर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से गर्जना करते हुए, उन ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से, ऊंची ऊंची चोटियों से बादलों को गर्जना करते हुए, टकराते हुए देखा है, घर्षणा करते हुए देखा है। ये प्रकृति का कठोर रूप है। यहाँ पर बादलों को कोमल और कठोर दोनों रूपों में दिखा गया है। हिमालय पर्वत पर जो देवदारू के जंगल है, वन है, यानी वहाँ पर देवदारू के वृक्षों की अधिकता है। वहीं पर जो कस्तूरी मृग है पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी का प्रादुर्भाव होता है, कस्तूरी का उदय होता है और वह अत्यधिक सुगंधित होती है। कस्तूरी मृग जो है उसके नशे में, उन्माद में, नशे में पगला जाता है, पागल सा हो जाता है और उसकी सुगंध को ढूंढने के लिए वन में दौड़ लगाता है। फिर नहीं मिलने पर वो घास पात को सूंघता है, उन पर्वतों को सूंघता है, पत्थरों को सूंघता है, लेकिन उसे कहीं पर भी जब इसका पता नहीं चलता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, फिर वो अपने पर ही चिढ़ता है। यहाँ पर चकवा और चकवी पक्षी का भी वर्णन आया है कि चकवा और चकवी पक्षी जो होते हैं उन्हें श्राप मिला हुआ है कि वो रात्रि में साथ नहीं रहते हैं। तो रात्रि में वो नदियों के किनारे, झीलों के किनारे अलग अलग रहते हैं और चीख पुकार करते रहते हैं, क्रंदन करते रहते हैं। जब सवेरा होता है तो जो शैवाल है, हरी घास, उस पर प्रणय क्रीड़ा करते हुए, प्रेम क्रीड़ा करते हुए, प्रेम लीला करते हुए, प्रेम भरी छेड़छाड़ करते हुए वो नजर आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस देवलोक की एक जाति है किन्नर जाति। देवलोक की जाति है किन्नर जाति। इसके बारे में भी बताया गया है कि जो किन्नर जाति है वो किस प्रकार से वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। बर्फीला चोटियाँ हैं, ठंडा प्रदेश होने के कारण वो शराब पीना उन लोगों के प्रचलन में है। वो उनकी जो झोपड़ियाँ या कुटिया बनी होती है वो इस पत्तों से, यानी लाल और सफ़ेद पत्तों से बनी हुई
होती है और भोजपत्रों से पेड़ है, वहाँ पर भोजपत्रों का के पेड़ होते हैं और देवदारू के भी वृक्ष है, पेड़ है। और उन कुटिया में जो किन्नरियाँ होती है किस प्रकार से श्रृंगार करती है, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करती है, अपने बालों में लाल कमल लगा लेती है और कानों में नीले कमल लटका लेती है। किस प्रकार से वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है और वहाँ की लोक देव की जो जाति है किन्नर, वो किस प्रकार से श्रृंगार युक्त जीवन यापन करते हैं, अपने आप को किस प्रकार से प्रकृति की गोद में रखे हुए हैं और अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पर आगे का भाग हम पढ़ते हैं। बादल को घिरते देखा है, यानी कवि ने हिमालय पर्वत की चोटियों से बादलों को गर्जना करते हुए, बिजलियां चमकते हुए बादलों को गर्जना करते हुए उन ऊंची ऊंची चोटियों से भिड़ते देखा है, घर्षण करते हुए, टकराते हुए देखा है। पान पात्र द्राक्षास पूरित, पान पात्र द्राक्षास पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निगाह बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पंखी मारे, मदिरा लूण आंखों वाले, उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। पहले शब्दों के अर्थ देख लीजिएगा, उसके बाद हम अर्थ करेंगे। पान पात्र, पान यानी पीने के, पात्र यानी बर्तन, अर्थात जो किन्नर जाति है वो उनके शराब पीने के जो बर्तन है। द्राक्षा सौ पूरी, द्राक्षा यानी अंगूर और सौ यानी शराब, तो यहाँ पर अंगूरों से बनी हुई जो शराब है उसके लिए द्राक्षा सौ पूरी यानी भरी हुई, लोहित यानी लाल चंदन, त्रिपदी यानी तिपाही बैठने की, निदा यानी दागन, बाल कस्तूरी, कस्तूरी मृग जो छोटे होते हैं बाल उसमें, मृग छालों पर पलथी मारे, पालथी मार करके, मदिरा आंखें यानी मदिरा से, शराब से आंखें लाल हो जाती है तो मदिरा कहलाती है। उन्मत्त यानी मदमस्त, किन्नर किन्नरिया वहाँ एक जाति है, ये देवलोक की जाति जो वहाँ पर हिमालय पर्वत पर रहती है, वहाँ के वनों में निवास करती है। मृदुल यानी कोमल, मनोरम यानी मन को हरने वाले, वंशी यानी वंशी बांसुरी फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। यहाँ पर अर्थ देखिएगा। पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने, कि हिमालय पर्वत के वनों में जहाँ पर देवदारू के वृक्षों की अधिकता है और भोज पत्रों से, भोज वृक्ष का नाम है तो उसके पत्तों से उन किन्नर किन्नरियों ने अपनी कुटिया बनाई हुई है रहने के लिए, जो भोजपत्र लाल और सफेद रंग के हैं। वहाँ पर किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चांदी से बने हुए और मणि मोतियों से जड़ित शराब पीने के उनके पात्र है। पान पात्र यानी शराब पीने के उनके पात्र है। द्राक्षा सब पूरी जो अंगूरों से बनी हुई शराब से परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। रखे सामने अपने अपने, वो किन्नर और किन्नरियां जो है उन पात्रों को अपने अपने सामने रखे हुए हैं। अब जब सामने रखे ही हैं तो क्या करना है, उनका पीना भी है। लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निगाह बाल कस्तूरी,
श्रीपति पर बिछाई हुई है। मृग छालों पर पलथी मारे और उन हिरण की छालों पर पालथी मार करके और वो किन्नर किन्नरियां वहां पर बैठे हुए हैं। मदिरा रूण आंखों वाले उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की। मदिरा रूण का अर्थ होता है मदिरा से आंखों का लाल हो जाना। मदिरा पीने से, शराब पीने से आंखों का लाल हो जाना। तो यहाँ पर जो किन्नर और किन्नरियां हैं उन्होंने शराब पी है और मदिरा पीने के कारण, शराब पीने के कारण उनकी आंखें लाल हो गई है। मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है। उनकी जो कोमल और मन को हरने वाली जो उंगलियां हैं उन्हें वो बंसी पर फेरते दिखाई दे रहे हैं, यानी बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देवलोक की जो जाति है किन्नर, उनके वो किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, कैसा उनका जीवन होता है, इसको कवि ने हिमालय पर्वत पर प्रत्यक्ष में देखा है कवि के अनुसार और उसी का यथार्थ वर्णन किया है। वहाँ पर कवि ने बादलों को गड़गड़ाहट के साथ घर्षण करते हुए उन पर्वत चोटियों से टकराते हुए देखा है, प्रत्यक्ष में देखा है। बादलों को उमड़ घुमड़ कर गिरते हुए देखा है। बादलों का समूह जो होता है किस प्रकार से उमड़ घुमड़ करके और बादल बनते हैं, वर्षा करते हैं, कवि ने वहां पर प्रत्यक्ष में उन्हें देखा है। तो यहाँ पर ये जो कविता है कवि नागार्जुन की, इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, बादलों के नरम और कठोर दोनों रूपों का वर्णन किया है, जो कि मैं आपको बता चुकी। बादलों का नरम रूप कौन सा है, कठोर रूप कौन सा है, आपकी याददाश्त के लिए एक बार फिर बता देती हूँ कि इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर बादलों का जो नरम रूप है, कोमल रूप है, वो है कि जब बादल वर्षा करते हैं, ओस की बूंदे, पानी की बूंदे जब मानसरोवर झील में जो रंग बिरंगे कमल उगे हुए हैं और उन पर पानी की बूंदे, ओस की बूंदे जब उन कमल के पत्तों पर गिरती है तो मोती जैसी दिखाई देती है। ये है प्रकृति का, बादलों का नरम या कोमल रूप है। बादलों का कठोर रूप कि पर्वतों पर, ऊंची ऊंची चोटियों पर किस प्रकार से टकराते हैं बादल, घर्षण करते हैं, गरजते हैं, ये बादलों का कठोर रूप होता है, जिसको कवि ने बादलों को गिरते हुए प्रत्यक्ष में देखा है और वर्षा करते हुए उमड़ते घुमड़ते बादलों को प्रत्यक्ष में देखा है और उसका यथार्थ वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। कवि यात्री उपनाम से लिखते हैं मैथिली भाषा में और घूमना मस्तमौला स्वभाव के हैं, घूमना उनका स्वभाव है और घूमकर स्वभाव के होने के कारण कवि ने हिमालय पर्वत की, कैलाश पर्वत की, मानसरोवर की यात्रा की है और उसी का वर्णन यहाँ पर इस कविता में किया है। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने प्रत्यक्ष में निहारा है, प्रत्यक्ष में देखा है कि वहाँ पर जो झरने हैं, जो पहाड़ हैं, जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, जो बर्फ से ढकी हुई है, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कितना मनोहारी है, इसका आकर्षक वर्णन कवि ने किया है। और वहाँ के वनों में जो देवदारू के वृक्ष है वो किस प्रकार से वहाँ हरिण रहते हैं, वहाँ जो लोग देव की जाति है, किन्नर जाति, वो निवास करते हैं, हरिण वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। लाल चंदन के वृक्ष भी वहाँ पर मिलते हैं, जिनसे तिपाही बैठने के लिए वो लोग बनाते हैं और उस पर मृग की छाल बिछा करके
जो नरम छाल होती है मृग की, उसे बिछा करके उस पर मदिरा पान करते हैं, यानी मदिरा का, शराब का सेवन करते हैं। तो वहाँ के लोगों का जो जनजीवन है किस प्रकार का है, इसका वर्णन भी कवि ने यहाँ पर किया है। और आगे ये जो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रकृति को आप प्रत्यक्ष में देखते हैं, जैसे हमारे सामने ये जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, ये सब क्या है, प्रकृति है। और वहाँ पर भी जो प्राकृतिक सौंदर्य कवि ने देखा है उसी का वर्णन किया है। ये आपका जो नागार्जुन की कविता है इसका अंतिम भाग ये समाप्त होता है और आगे हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।